Good morning, students. Now we start our today's class in subject of political science. As you know, in previous classes we read the chapter of contemporary South Asia, and we look about the political situations in South Asian countries. There are 7 countries. We are discussing about them, and discussing also which types of political conditions are there stabilized. Most of countries have faced the military dictatorship, but India stabilized a good democracy. तो सबसे पहले हम लोग जिन पिछले कक्षाओं में सारे देशों के बारे में यह बातें जानी कि कहाँ पे किस प्रकार का राजनीतिक व्यवस्था का उदय हुआ। अब हम कुछ विशेष देशों के बारे में, कुछ स्पेशल कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के ऊपर अगर हम डिस्कशन करें तो पाकिस्तान 1947 14 अगस्त के डेट से अपनी आज़ादी मनाता है। हम लोग 15 अगस्त को आज़ाद हुए थे। हम लोग 15 अगस्त को आज़ादी मनाते हैं। 1947 दोनों एक साथ आज़ाद हुए थे। तो आज़ादी के तुरंत बाद से ही वहाँ पे जनरल अयूब खान ने जो शासन की बागडोर थी, यानी जो सत्ता थी, वो अपने हाथों में ले लिया और बाद में अपना इलेक्शन करवाया। कोई एक प्रकार से ये मिलिट्री इन्वेंशन ही था। उसके बाद धीरे धीरे जब जनता के अंदर यह विद्रोह के रूप में आने लगी, तो फिर उन्हें एक पद छोड़ना पड़ा और जनरल अयूब खान का रास्ता साफ हुआ। जनरल अयूब खान उसके बाद तुरंत सत्ता को काबिज किया। यानी कि देखा जाए कि तो जन्म के बाद से ही पाकिस्तान लोकतंत्र को नहीं अपना पाया, बल्कि सैनिक तानाशाही, मिलिट्रियल डिक्टेटरशिप को ही फेस किया। और अयूब खान के समय में ही पाकिस्तान से पूरे पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान, यानी कि 2 भागों में पाकिस्तान को कहा जाता था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान उससे अलग हो गया, यानी बांग्लादेश का निर्माण हुआ अयूब खान के समय से ही। और ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से इतिहास में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा हार माना जाता है। इस हार की वजह से जो अयूब खान को सत्ता छोड़ना पड़ता है और 1971 से 77 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो वहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की निर्वाचित सरकार बनती है, यानी कि एक चुनी हुई सरकार बनती है। चुनाव के माध्यम से वो आते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र की स्थापना होती है पाकिस्तान में 71 में, और बहुत दिनों तक नहीं चल पाता। 6 साल तक यह सरकार, यह लोकतंत्र खड़ी रहती है। और 6 साल के बाद जनरल जियाउल हक, जिन्होंने लोकतंत्र को पुनः कुचल दिया, यानी एक और मिलिट्री इन्वेंशन, तीसरा मिलिट्री इन्वेंशन, और 77 से 82 तक वो राज करते। 82 में फिर मूवमेंट शुरू होते हैं और आंदोलन का सामना करना पड़ता है। लोकतंत्र के समर्थकों का आंदोलन होता है। और 88 में यहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो वो सत्ता में आती हैं। और 88 से लेकर के 99 तक बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ, ये 2 मुख्य इन दोनों नेताओं की पार्टी रहती है। और ये 2 मुख्य पार्टियाँ रहती है पाकिस्तान में। इन्हीं की सरकार बनती रहती है 88 से लेकर 99 तक। और 99 में कारगिल वार होता है नवाज़ शरीफ के समय में, और कारगिल वार के बाद से ही वहाँ पे तख्ता पलट हो जाता है और सत्ता में आते हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ। परवेज़ मुशर्रफ नवाज़ शरीफ को हटा करके, वो उस समय ये एक सैनिक तानाशाह रहते हैं, वो मिलिट्री हेड रहते हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ। और उसके बाद 99 में ये सत्ता में आते हैं और 2001 में राष्ट्रपति के रूप में ये अपना निर्वाचन करवाते हैं। राष्ट्रपति के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, अपने शासन को एक तरीके से लोकतांत्रिक शासन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और ये दिखाते हैं कि भले मिलिट्री इन्वेंशन से ये आए, लेकिन अब वो नेता बनकर के पाकिस्तान की जनता के ऊपर शासन करेंगे। और ये भी एक तरीके से छलावा ही रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में कभी भी लोकतंत्र, वास्तविक लोकतंत्र फलीभूत नहीं हुआ, वास्तविक लोकतंत्र स्टेबलाइज नहीं हुआ। इसके पीछे बहुत से कारण रहे हैं। वहाँ की जनता, वहाँ के धर्मगुरु और वहाँ के जो लैंड ओनर्स, एलीट क्लास के लोग हैं, वो जनता को डेमोक्रेसी के वैल्यूज़ उतने नहीं पता हैं। हम ये कह सकते हैं कि रिलीजियस तौर पे वो ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, जबकि पॉलिटिकल तौर पे उतने अवेयर नहीं हैं। हम वहाँ की जनता के बारे में ये सोच दिखा सकते हैं। और उसके बाद जो और देश, जो पश्चिमी देश हैं, जो अन्य देशों में लोकतंत्र को जिस तरीके से
लाने के लिए लालायित रहते हैं। पाकिस्तान को लेकर के उनका रवैया थोड़ा सा दूसरा हो जाता है। इसके पीछे का कारण ये रहता है कि पाकिस्तान को वो ये समझते हैं कि दक्षिण एशिया में पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो पश्चिमी देश अमेरिका जैसे देशों के लिए फेवरेबल कंट्री है। तो इस वजह से वहाँ पे डेमोक्रेसी स्टेबलाइज नहीं हो पा रही है, आज भी नहीं हो पा रही है। आज भी भले इमरान खान सत्ता में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पाकिस्तानी सेना की एक कठपुतली के रूप में ही काम करते हैं। अब बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे तो 1947 में जब आज़ादी मिली तो बांग्लादेश उस समय पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। 47 से लेकर 71 तक वो पूर्वी पाकिस्तानी जाना जाता था और 71 में फिर वो अलग हुआ। और 71 में कैसे अलग हुआ, उसमें एक शेख मुजीबुर करके बहुत बड़े लीडर थे। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव होते हैं, मतलब पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में, और शेख मुजीबुर की पार्टी अवामी लीग रहती है और वो पूरे पाकिस्तान में सत्ता प्राप्त करने लायक बहुमत प्राप्त करती है। लेकिन पाकिस्तान के संसद में और पूरे पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा रहता है और वो ये नहीं चाहते कि कोई बंगाली बोलने वाला और पूर्वी पाकिस्तान का नेता आकर के हमारे यहाँ राज करे। तो जनरल याह्या खान उस समय वहाँ पे सत्ता में रहते हैं और वो उनको हटा देते हैं, शेख मुजीबुर को गिरफ्तार कर लेते हैं और ये इलेक्शन कैंसिल करवा दिया जाता है। और उसके बाद जो पाकिस्तानी सैनिक रहते हैं वो बांग्लादेश यानी कि पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों पर बड़ा अत्याचार करते हैं और भारत फिर वहाँ पे हस्तक्षेप करता है और मुक्ति वाहिनी भेजता है, यानी कि जो बंगाली विद्रोही रहते हैं, बंगाली पूर्वी पाकिस्तानी या बांग्लादेशी विद्रोही रहते हैं, उनका साथ देता है। और इस तरीके से 1971 में पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग हो जाता है और बांग्लादेश का निर्माण होता है और शेख मुजीबुर रहमान वहाँ पे प्रधानमंत्री बनते हैं। हालांकि बहुत दिनों तक ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाते हैं। इनके साथ भी ऐसा कुछ होता है जैसा पश्चिमी पाकिस्तान में होता रहा है। कहते हैं ताकत सब नहीं संभाल सकते, सत्ता सब नहीं संभाल सकते। तो शेख मुजीब के साथ भी ऐसा ही होता है। 75 में वो संविधान संशोधन करवाते हैं, सन 1975 1975 में संविधान संशोधन करवाते हैं और पाकिस्तान में इसके पहले जो भारत की तरह प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री सिस्टम था पाकिस्तान की राजनीति में, बांग्लादेश की राजनीति में, तो फिर वो राजनीति बदल जाती है और चेंज होकर के प्रेसिडेंशियल पॉलिटिक्स करना शुरू कर देते हैं। अध्यक्षात्मक प्रणाली आप लोग 11 में पढ़े होंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहते हैं और फिर सारी और पार्टियों को वहाँ से ख़त्म कर देते हैं और अवामी लीग को ही एकमात्र पार्टी का दर्जा मिलता है। तो एक तरीके से ये तानाशाही की तरफ ही जा रहे थे, जिससे जनता में विद्रोह पैदा होता है, एक तरीके का लोग विरोध करना शुरू करते हैं, बड़ा ही हौच पौच जैसा समझ जाता है। इसका लाभ उठा करके वहाँ का जो मिलिट्री थी वहाँ की, और वो वहाँ पे एक तरीके से विद्रोह कर देती है और पूरा शासन अपने हाथ में ले लेती है और इसी में से एक मुजीबुर रहमान की हत्या हो जाती है। और ये सैनिक शासक रहते हैं ज़ियाउर रहमान, और 1979 में इन्होंने अपनी पार्टी बना करके एक तरीके से पहले 75 में ये तख्ता पलट होता है, शेख मुजीब की हत्या होती है और 79 में फिर ये पार्टी बना करके बांग्लादेश नेशनल पार्टी और चुनाव करवाते हैं, उसमें वो विजयी रहते हैं। हालांकि फिर से एक नाटकीय घटनाक्रम में ज़ियाउर रहमान की हत्या हो जाती है और ये हत्या करते हैं जनरल एच.एम. इरशाद, और बांग्लादेश में एक और सैनिक शासन आता है। और फिर लेकिन बांग्लादेशी पीपल्स को ये के बारे में जानना पड़ेगा कि लोकतंत्र को लेकर के जैसा पाकिस्तान की जनता थी वैसा वो नहीं थे, बल्कि बड़े अवेयर थे। लोकतांत्रिक मूवमेंट्स चलते हैं और धीरे धीरे छात्र और जनता इस आंदोलन को आगे बढ़ाती है और थोड़ी बहुत राजनीतिक छूट देना शुरू करते हैं जनरल इरशाद। और राजनीतिक छूट के बाद एक समय बाद जनरल इरशाद अपने आप को 5 साल के लिए राष्ट्रपति में निर्वाचित करवाते हैं, लेकिन 1990 में मजबूरन उनको अपना पद छोड़ना पड़ता है और फिर वहाँ पे बहुदलीय चुनाव, यानी कि जो वन पार्टी सिस्टम था वो नहीं अडॉप्ट किया जाता है, बल्कि मल्टी पार्टी सिस्टम से बहुदलीय चुनाव होते हैं और लोकतंत्र की पुनर्स्थापना होती है बांग्लादेश में। तो इस प्रकार आज हम बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में चर्चा की है। कल के टॉपिक में हम नए और नेपाल के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।